गुड मॉर्निंग और स्टूडेंट्स। आज हम आपकी 10th क्लास में ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट लेसन है संसाधन एवं विकास। तो जो हमारा पर्यावरण है बेटा, उसमें प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होती है या जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? संसाधन। यानी कि हमारी जो हमें सांस्कृतिक रूप में मिले हुए हैं, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुएं हैं, उनका रूपांतरण यानी कि उनको बदलना, वो प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें हमें मिली हुई हैं, उनका, और जो चीज़ें जिन संसाधनों का हमने खुद विकास किया है, उनमें गहरा संबंध होता है। मानव ने प्रकृति के साथ क्रिया की, मानव प्रकृति की बनाई हुई चीज़ों का क्या करता है? उनके साथ क्रिया करता है, कार्य करता है, और अपने जो आर्थिक विकास है उसकी गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करता है। तो जो हमारी मानवीय क्रियाएं हैं, यानी कि जो व्यक्ति के द्वारा क्रिया की जाती है, काम किया जाता है, उसका जो परिणाम निकलता है, जो इन वस्तुओं का उत्पादन करता है, वो हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों के संसाधनों में परिवर्तित करते हैं, यानी कि उनको बदल देते हैं और उन्हें प्रयोग में लाते हैं। इन संसाधनों का अगर वर्गीकरण किया जाए तो वो कई प्रकार से है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर उसमें आता है जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, और अगर विकास के स्तर पर आता है तो उसमें आता है संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश। संसाधनों के प्रकार, जैसे उत्पत्ति के आधार पर जो है जैव संसाधन है, उनमें आता है कि इन संसाधनों की प्राप्ति जो जीव मंडल से होती है और हम क्या करते हैं, इनमें जीवन व्यापक होता है। जैसे मनुष्य है, वनस्पतियां हैं, पशुधन है, प्राणी जात है आदि। और अजैव संसाधन क्या होता है? ये वो संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे हमारी चट्टानें, हमारी धातुएं। समाप्यता के आधार पर नवीकरण, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीकृत, यानी कि उन्हें दोबारा उत्पन्न किया जाता है, यानी कि दोबारा उन्हें यूज़ या उत्पन्न कर सकते हैं हम, वो हमारी कहलाती हैं नवीकरण योग्य संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। अनवीकरणीय, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन, इस प्रकार के उदाहरण हैं इस संसाधन के। तो इसको बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ धातुएं जैसे पुनः चक्रणीय होती हैं, और कुछ संसाधन जो होते हैं वो जीवाश्म ईंधन के बारे में ही वो तभी ख़त्म हो जाते हैं जब उन्हें बनाया जाता है। एक बार यूज़ करने के बाद वो तभी ख़त्म हो जाते हैं। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे निजी संसाधन जिस पर व्यक्ति का खुद का हक होता है या जो खुद का स्वामी होता है। यानी कि बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा भूमि जो बांटी गई है, जिसके बदले वे सरकार को लगान चुकाते हैं, कुछ ना कुछ देते रहते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी होते हैं, वो अपनी भूमि के खुद स्वामी होते हैं। शहरों में भी अधिकतर हम देखते हैं कि घरों में जायदाद के मालिक खुद स्वामी होते हैं, खुद वो जो जहाँ रह रहे होते हैं, तो वो होता है उनका निजी स्वामित्व। जैसे अपने परिवार के संसाधन, हम अपने परिवार के लिए क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, वे संसाधन जिसमें समुदाय के सभी सदस्य उपलब्ध होते हैं, जैसे गांव की शामलाट भूमि, यानी कि शमशान भूमि, तालाब, ये पार्क, ऐसी चीज़ें। अब आता है राष्ट्रीय संसाधन, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले संसाधन, जो हमारे देश में पाए जाते हैं, वो हमारे राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। देश की सरकार का उन पर कानूनी अधिकार होता है। वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर सकती है। तो जैसे हमारी ये हैं रेल लाइनें हैं, ये व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं, सड़कें हैं, नहरें हैं। शहरी विकास के लिए इन चीज़ों को सरकार द्वारा लिया जाता है और उन्हें उसका जितना भी मुआवजा होता है वो दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों
ये होते हैं कि जैसे तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, महासागरीय संसाधन, यानी कि उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता। इन संसाधनों का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। विकास के स्तर पर बात करें तो संभावित संसाधन वो होते हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर हम उदाहरण लें तो भारत के पश्चिमी भाग में, ठीक है, राजस्थान गुजरात में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये ऐसे संसाधनों के उदाहरण हैं, ठीक है, लेकिन इनका सही तरह से विकास नहीं हुआ है। विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनको उपयोग में लाया जा चुका है, उनकी गुणवत्ता, उनकी मात्रा पर निर्धारित की जा चुकी है, यानी कि जो विकसित हो चुके हैं वो हमारे विकसित संसाधन कहलाते हैं। भंडारण, पर्यावरण में बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जो मानव की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे संसाधन हैं जो उनकी पहुंच से बाहर हैं। हम कुछ ऐसे संसाधन जिनको हम बनाते हैं या जिनका हम भंडारण कर सकते हैं, उन्हें संभाल कर रख सकते हैं अपनी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। संचित कोष वह संसाधन भंडार का ही हिस्सा होते हैं, ठीक है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। जैसे हमारे जल, वन, ये सभी हमारे संचित कोष में आते हैं कि ये जमा तो हैं लेकिन हमने अभी इनका संचित कोष नहीं किया, जिनका उपयोग भविष्य में किया जाएगा। संसाधनों का विकास, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए आवश्यक होते हैं उसी प्रकार उनकी गुणवत्ता को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। हमें संसाधनों की रक्षा करनी है, ये नहीं कि हम उनको बना रहे हैं उसके बाद ऐसी चीज़ें, ऐसे संकट पैदा कर दें जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, ठीक है, तो ये हमारी प्रकृति को क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है, जिससे हमारे पेड़ पौधे बहुत सारे तो कटते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी आ रही है। तो हमें इस प्रकृति के जितने भी संसाधन हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना, ये नहीं कि हम एक बार उनको काम में ला लें उसके बाद उन्हें ख़त्म कर दें। संसाधन नियोजन क्या होता है, ये एक नियोजन सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता तो है, बहुत अधिक है, और यह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ हर तरह के एक तरह के संसाधन की प्रचुरता है, ये नहीं कि थोड़ा सा मिल गया और जैसे कोयला लगा लो, ठीक है, ऐसी चीज़ें कोयले की खाने हैं हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ नियोजन, उनको नियोजन करना है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इन चीज़ों को बनाना है हमने अभी और भी, ठीक है, तो ये नहीं कि हम इनको यूज़ कर लें। यहाँ पर जो हमारे जितने भी प्रदेश हैं वो सांस्कृतिक विरासत के धनी हैं, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना यानी कि ये बहुत चीज़ों की कमी है, तो उसको सही तरीके से बनाने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए हमें इनका प्रयोग करना चाहिए, इनको अधिक से अधिक इनको आगे लाना चाहिए। तो भारत में संसाधन नियोजन, देश के विभिन्न प्रदेश जितने भी हैं उनमें संसाधनों की पहचान, उनकी तालिका बनाना, हमें ये देखना, ठीक है, एक नीति योजना लागू करनी उनके विकास के लिए, ठीक है, उनका कौशल, उनका बढ़ाना, इस चीज़ को तैयार करना, उनका ढांचा तैयार करना, ठीक है, राष्ट्रीय विकास योजना में स्थापित करना इन चीज़ों को, ताकि हमारे देश में जितने भी ये संसाधन हैं इनका हम सही तरह से उपयोग कर सकें, हम उसका उपयोग। तो जैसे हमारे देश में जगह बार बार हमारा देश बहुत ज़्यादा गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है, तो यहाँ पे बहुत से ऐसे आकर्षण हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ देश में उपलब्ध तो हैं लेकिन हमें उनकी अभी सही से उनका ज्ञान नहीं है। तो अभी हमारा विज्ञान धीरे धीरे इस तरक्की को कर रहा है, संसाधनों का विकास लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे के पूरी जो हमारा देश है, हर एक व्यक्ति के लिए इसका अनुभव या इसको प्रयोग करना इन संसाधनों का, ठीक है, वो हर एक व्यक्ति को उसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है। संसाधनों में संरक्षण की, संसाधन किसी भी तरह की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हमें समस्याओं से बचाव, ठीक है, हमारी प्रकृति है, ठीक, इसको हमने सही रखना है। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने एक बार संसाधन के बारे में ये कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। तो यानी कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, क्योंकि लोग आज संसाधनों का गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, वो इन चीज़ों को आगे की आगे बेच रहे हैं, जिससे हमारे देश में इसका पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका। तो भू संसाधन, हम भूमि पर रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर अनेक तरह के क्रियाकलाप होते हैं, कार्य होते हैं। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव,
मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, ये सब हमारी भूमि पर ही आधारित है। तो हमारी भूमि का हमारे भूमि में बहुत सारे जो भारत में भूमि है वो विभिन्न प्रकार की आकृतियों में पाई जाती है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप। ठीक है, लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है, और 30% भाग ऐसा है जहाँ पर पर्वत है। 27% पर जो हमारा 27% का हिस्सा है वो हमारा पठारी है, वहाँ पठार पाए जाते हैं। यहाँ पर खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। तो हमारे यहाँ प्रकृति की बहुत बड़ी कमी नहीं है, प्रकृति में किसी चीज़ की भी। और भूपयोग, हमें भूपयोग किस उद्देश्य से करना, जैसे वन, कृषि के लिए भूमि, बंजर भूमि है, अयोग्य भूमि है। ठीक है, परती भूमि हमारी, ठीक, परती भूमि को सही बनाना, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी कि एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। भारत का प्रारूप देखें तो हमारे भारत में जो हमारे भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग पर ही आंकड़े उपलब्ध हैं। बाकी यानी कि कुछ हमारी भूमि जैसे बंजर भूमि आती है जिसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता, तो उसको भी उपयोग में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो हमारे यहाँ पर भूमि है, कुछ भूमि हमने स्थायी चरागाहों के लिए यानी कि कम पड़ती है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे। ठीक है, हमारे देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ कृषि होती रहती है। ठीक, तो जो कृषि करते हैं वहाँ पशु चाहिए, पशुओं के लिए चारा भी चाहिए, तो उस भूमि का उपयोग किया जाए। तो भूमि निमीकरण संरक्षण उपाय, भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, भावी पीढ़ी भी इसका उपयोग करेगी, क्योंकि भूमि के बिना कुछ भी नहीं है। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि भूमि के ऊपर ही जीवन संभव है, भूमि के ऊपर ही हमारे सारे काम होते हैं। खनन के उत्पादन, खदानों वाले स्थान, गहरी खाइयाँ, ठीक है, मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर वनोन्मूलन भूमि निमीकरण का ये कारण है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश, ये सब के सब पशुचारण भूमि निमीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, इन राज्यों में सिंचाई भूमि निमीकरण के लिए उत्तरदायी। इन राज्यों में सिंचाई अधिक मात्रा में की जाती है। मृदा संसाधन, मृदा होती है मिट्टी, यानी कि मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी जो है ये पौधों का विकास करती है। ठीक है, यह हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। ठीक है, तो हमारी जो 1 सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया, जनन, क्षय, जलवायु, वनस्पति, ये इसके मुख्य कारक हैं। इसमें बहुत सारे तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी, ये सारी की सारी इसकी प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण बनते हैं। मृदाओं का वर्गीकरण, मृदाओं यानी कि मिट्टी के भी बहुत सारे वर्गीकरण किए जा सकते हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टी, यह मृदा विस्तृत रूप में फैली हुई यानी कि विशाल क्षेत्र है इसका फैलने का। यह देश की सबसे महत्वपूर्ण मृदा है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। तो यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियाँ तंत्रो, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन नदियों से द्वारा लाई गई होती है। तो राजस्थान और गुजरात तक ये फैली हुई है। ठीक है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब की सब जलोढ़ मिट्टी के ही उदाहरण है। जलोढ़ मिट्टी यहाँ से बड़े आकार में पाई जाती है। उसके बाद आती है हमारी काली मिट्टी। यह मृदाओं में ये मिट्टी का रंग काला है और इसे रेगन मृदा भी कहते हैं। यह कपास की खेती के लिए बहुत उपजाऊ मानी जाती है, यानी कि काली मृदा है जो कपास की खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार की मृदा दक्कन पठार के क्षेत्रों में और पश्चिमी भागों में अधिक पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी, ये दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। ठीक है, वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। ये लाल मिट्टी और पीली मिट्टी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा नगर आदि क्षेत्रों में भी पाई जाती है। लैटराइट मृदा, यह लैटर भाषा यानी कि ग्रीक भाषा के लैटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। लैटराइट मृदा का जो निर्माण है उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। यह भारी वर्षा से
तक निक्षालन यानी कि जब वर्षा होती है उसके द्वारा ये मिट्टी बाहर निकल कर आती है। ये उसका परिणाम है कि वर्षा के बाद जिस मिट्टी का उत्पादन होता है। यह मिट्टी पर्णपाती और सदाबहार वनों में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी मरुस्थलीय मृदा। इसका रंग लाल और भूरा होता है। यह आमतौर पर रेताली और लवणीय यानी कि रेत जैसी होती है। रेत जैसे हमें रेत दिखती है, रेत का रंग होता है, वैसे ही ये मिट्टी होती है। ये खाने इसके लिए जो हम वाष्पीकृत करके इस मिट्टी को नमक का भी उपयोग किया जाता है। तो मृदा की सतह नीचे कैल्शियम पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है वन मृदा, जो आमतौर पर पहाड़ों और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो नदी की घाटियों में पाई जाती है। मृदा अपरदन और संरक्षण, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। ये क्रिया आमतौर पर दोनों साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन रहता है। पशुचार निर्माण, खनन निर्माण आदि में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जो ये मिट्टी है ढाल वाली भूमि पर मिलती है। ठीक है, इस मिट्टी का प्रयोग हम कई तरह से करते हैं। ठीक, फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। ठीक है, जो हमारी मिट्टी है, जो कृषि है, वो मिट्टी पर ही आधारित है। तो इस में जो होते घास की पट्टियों में इन्हें बांटा जाता है। ये पवन के जल को कमज़ोर करती हैं। पेड़ों को कतार में लगाकर रक्षक मेखला यानी कि बनाया जाता है ताकि कोई चीज़ उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये बेटा आपका लेसन था फर्स्ट। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं आपने, राइट और लर्न दोनों करने हैं। धन्यवाद।